नमस्कार, मैं गुलेश पर और आप देख रहे हैं न्यूज 21। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया विभाग अध्यक्ष एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया की प्रेस वार्ता रखी गई आज, जिसमें उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नेशनल होड़ मामले में भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने, बरगलाने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ का एक प्रयास कर रही है। देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना, स्वतंत्र संग्राम को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और देश के विरासत का अपमान करना। और आगे उन्होंने ऐसी और बहुत सारी बातें कही जिसको आप सुन सकते हैं। आप सबका अभिवादन और यहाँ पर आए हुए मीडिया को मेरा नमस्कार। ये पत्रकार वार्ता इस पूरे देश में कई शहरों में हो रही पत्रकार वार्ता में से एक है और ये पत्रकार वार्ता करना अनिवार्य है। और अनिवार्य इसलिए है क्योंकि झूठ बहुत दमखम से बोला जा रहा है और इसीलिए सच को भी उतनी हुंकार भरकर बोलना पड़ेगा, अन्यथा झूठ के प्रोपेगेंडा में, झूठ के नैरेटिव में कहीं ना कहीं सच दब जाता है, छुप जाता है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है तो हमें लगता है सत्य तो अंततः सामने आएगा ही और हर बार सामने आता है, लेकिन शायद हमारी शालीनता सामने वाले को ये मौका दे देती है कि वो झूठ का प्रपंच और तेजी से फैलाए और इसलिए सच बोलना जरूरी है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर नेशनल हेराल्ड में जो चार्जशीट फाइल करी गई है, जो पूरा फर्जी बाड़ा है, जो पूरा बोगस केस है, उसके बारे में आपसे चर्चा करने आई हूँ। लेकिन सर्वप्रथम एक टिप्पणी मैं देश के मौजूदा हालात पर और जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर जरूर करना चाहती हूँ। आज इस देश में हालात ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बच्चा इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का बताता है। आज हालात ये है कि सीबीआई और इनकम टैक्स की साख डूब चुकी है। आज हालात ये है कि जिसके खिलाफ ईडी एक्शन लेती है उसको लगता है मैं सच की सही लड़ाई लड़ रहा हूँ, अन्यथा बीजेपी मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेती। एजेंसीज का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, पिछले 11 सालों में हो रहा है। 95% जो केसेस ईडी के हैं वो इस देश के विपक्ष के खिलाफ है और उन लोगों के खिलाफ है जो दमखम के साथ आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी की विफलताओं को उजागर करते हैं, उनसे लड़ते हैं। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ी सी, क्योंकि भ्रांतियां फैलाई गई है, उस पर चर्चा करना अनिवार्य समझती हूँ और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। एजेएल क्या है, यंग इंडियन क्या है, उसमें सोनिया जी और राहुल जी का रोल क्या है, क्या केस है, ये बताना जरूरी है। तो अगले 5-6 मिनट मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि अगर आप मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुने तो अपने आप थोड़ी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। इस देश की जंगे आजादी के दौरान जब अखबारों पर जबरदस्त अत्याचार हो रहा था या वो ब्रिटानिया हुकूमत के प्रभाव में थे, तब हिंदुस्तान की सबसे मुखर आवाज बनने का काम नेशनल हेराल्ड और नवजीवन जैसे अखबारों ने किया। नेशनल हेराल्ड और नवजीवन अखबारों को चलाने की प्रेरणा महात्मा गांधी, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरदार पटेल जैसे लोगों से मिली और पंडित नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना की 1937 में, जो नवजीवन और नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज जैसे अखबार छापता था। असलियत यह है कि ब्रिटिश हुकूमत भी नेशनल हेराल्ड से उतना ही चिढ़ती थी जितना मोदी जी चिढ़ते हैं। 1942 को नेशनल हेराल्ड को बैन करने का काम इन्होंने किया था और 1945 तक नेशनल हेराल्ड बैन रहा था। अब बात करते हैं एजेएल पर संकट कैसे आया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना आजादी के महानायकों ने की थी, क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पेपर था और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहा था, जाहिर है ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा। इसके ऊपर लगातार डेट बर्डन, जिसको कि कर्जा कहते हैं, वो बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि नेशनल हेराल्ड का छपना टेम्परेरी बंद हो गया। नेशनल हेराल्ड कर्ज में डूबा और तब कांग्रेस पार्टी ने
और ये बात ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पर झूठ नंबर 1 बोला जाता है। तब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन दिया। ये लोन एक साथ नहीं दिया गया, ये लोन 100 बैंक ट्रांजैक्शन और चेक के माध्यम से दिया गया। इसका सारा ब्यौरा, इसका स्टेटमेंट हमारे जो पार्टी का स्टेटमेंट है उसमें है, जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत हम हर साल इसी को देते हैं। ये लोन 90 करोड़ का था, 100 बैंक ट्रांजैक्शंस और चेक के माध्यम से दिया गया। लेकिन क्योंकि एजेएल पर बहुत ज्यादा कर्ज था, और इस लोन का क्या उपयोग हुआ? इस लोन से एजेएल के जो कर्मचारी थे उनको वीआरएस का पैसा, उनका प्रोविडेंट फंड, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी रुकी हुई सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि पे किए गए। लेकिन कोई भी कंपनी, और आप में से जो थोड़ा बहुत आर्थिक जगत से संबंध रखते हैं, कोई भी कंपनी अगर कर्ज के तले दबी हुई है तो वो नहीं चल सकती है। लेकिन उसको बोलने से पहले मैं आपको पहला झूठ बता देती हूँ। पहला झूठ ये बोलते हैं कांग्रेस पार्टी पैसा कैसे दे सकती है। ये मामला 2012 में पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच के पास गया और पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच ने रूल किया कि कांग्रेस पार्टी ये लोन दे सकती है। इस पे किसी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। दिस इज एन ऑर्डर फ्रॉम द कंप्लीट बेंच ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये पहला झूठ यहीं पर ध्वस्त होता है क्योंकि झूठ ये जोर से बोला जाता है। खैर, इस कर्ज को 90 करोड़ के कर्ज को कर्मचारियों को देने में, बिल चुकाने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि कंपनी पर कर्ज इतना ज्यादा था, वो ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। इस समय एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे, 760 शेयर होल्डर्स। आप में से कुछ लोगों के पास कंपनीज के शेयर होंगे, किसी के पास रिलायंस के होंगे, किसी के पास टाटा के होंगे, किसी के पास किसी बिरला कंपनी के होंगे। आप एक शेयर होल्डर है। वैसे ही एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे, और तब एजेएल के कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये हिंदुस्तान की अधिकांश कंपनियां रोज करती हैं और खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको एनसीएलटी में रोज करने का काम करती है। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना एक बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, उसी इक्विटी को आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं जो बीमार कंपनियों को चलाती है। और ऐसा हमने भी किया। हमने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया और यंग इंडियन नाम के एक कंपनी बनी 2010 में, और ये सारी इक्विटी उसमें ट्रांसफर हुई जो डेट कन्वर्जन हुआ था। यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर नहीं किया, एजेएल के किसी एसेट का टेक ओवर नहीं किया, एजेएल की किसी इनकम, एक नए पैसे की इनकम एजेएल की यंग इंडियन के पास नहीं जाती है। यंग इंडियन एजेएल का 760 शेयर होल्डर थे, 761वां शेयर होल्डर बना। यंग इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25, जो पहले सेक्शन 25 था और सेक्शन 8 है, उसके अंतर्गत एक कंपनी है। सेक्शन 25 या सेक्शन 8 के अंतर्गत जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, उसके शेयर होल्डर को, उसके किसी डायरेक्टर को एक नए पैसे की सैलरी, एक नए पैसे का डिविडेंड या एक नए पैसे का मुनाफा नहीं मिल सकता है। यंग इंडियन के शेयर होल्डर्स सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी हुए। और वो इसलिए हुए क्योंकि उस समय सोनिया जी पार्टी की अध्यक्ष थी, राहुल जी महासचिव थे, ऑस्कर फर्नांडिस संगठन महासचिव थे और मोतीलाल वोरा जी तब कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर थे। इसके दो डायरेक्टर सैम पित्रोदा जी और सुमन दुबे जी हुए, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं थे। तो दूसरा झूठ कि यंग इंडियन ने कब्जा कर लिया, यंग इंडियन ने कोई कब्जा नहीं किया। यंग इंडियन आज भी महज एक शेयर होल्डर है। एजेएल के 6 प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी है, एजेएल की इनकम उसकी है। एजेएल एक नए पैसे का प्रॉफिट यंग इंडियन को नहीं देता और यंग इंडियन अपने शेयर होल्डर्स को एक पैसा नहीं दे सकता। तो तीसरा झूठ कि राहुल जी या सोनिया जी या अन्य कोई खूब पैसा बना रहा है, वो सफेद झूठ है क्योंकि वो पैसा बना ही नहीं सकते हैं।
सेक्शन 25 कंपनी के अंतर्गत। ये बातें 2012 तक चलती रही। उसके बाद एक और झूठ बोला जाता है, और वो झूठ है एजेंट के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसी सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया और जो पेपर्स दायर हुए उसमें भी एजेंट की प्रॉपर्टीज की वैल्यू 359 करोड़। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, क्योंकि ये 5वां झूठ बोला जाता है। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का झूठ और सच इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है प्रॉपर्टी महज 359 करोड़ की है। इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी इलेक्शन कमीशन गए, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था इलेक्शन कमीशन ने रूल किया, इसमें कोई धांधली नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये पैसा दे सकती है। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के इलेक्शन डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगातार मनी लॉन्ड्रिंग का केस लिखने की चिट्ठियां लिखी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले को देखा, 2-3 बार इसकी सर्वेक्षण हुआ और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2014 में 2015 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद कहा इसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। और ये कितनी हास्यास्पद बात है कि ये पूरी चार्जशीट उस केस में दायर हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं, जहां पर एक पैसे का लेन देन, एक प्रॉपर्टी का इधर से उधर, एक प्रॉपर्टी का या एसेट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। खैर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है। ये अलग बात है कि उस डायरेक्टर को तुरंत बीजेपी ने 2015 में हटा दिया, तब डायरेक्टर का दोष थे, उनको हटाकर स्पेशल डायरेक्टर अपने लोगों को डालने की कोशिश हुई। वो डायरेक्टर जिनको तमाम बार एक्सटेंशन मिला, और उनका क्या आर्थिक पृष्ठभूमि है मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मिश्रा जी मेंबर है। तो ये सारा गोलमाल बीजेपी ने किया। खैर, 2013 से 2020 तक सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरी कवायद करी, कोर्ट में इस पर मुकदमा लड़ा। लेकिन 2020 में जब सुब्रमण्यम स्वामी को हमारे लॉयर्स ने क्वेश्चन शुरू किया, तो खुद स्वामी ने हाई कोर्ट से अपने ही केस में स्टे ले लिया। लेकिन उस समय वो नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की भी थोड़ी असलियत और कलई खोलने लगे थे। तो मोटा भाई और छोटा भाई को लगा कि कहीं ये बिदक न जाए, तो उन्होंने 2021 में इस पूरे केस में सरकार की तरफ से एक केस दायर किया। और ये डेट थोड़ी जरूरी है। 2021 में सरकार ने केस दायर किया, 2023 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया। इसको किसी कोर्ट को स्वीकृति देनी होती है। 10 अप्रैल 2024 पिछले साल 10 अप्रैल 2024 को एक ट्राइब्यूनल ने इस प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को अप्रूव किया, और उसकी कंडीशन थी कि 365 दिन के अंदर चार्जशीट दायर होनी चाहिए, अन्यथा केस बन जाता। मोदी जी 11 साल से सत्ता में है, 12 साल पुराना केस है। 365वें दिन ऑन द 365th डे 9 अप्रैल 2025 को आनंद फानन में इधर उधर हाथ पैर मारकर एक चार्जशीट दायर करी गई, और उसमें इतने हास्यास्पद चार्जेस लगाए गए। और जैसा कि मैंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज उस केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। हम इस पूरे चार्ज से, हम इस पूरे केस से कोर्ट पे तो निपट ही लेंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इसमें अपना प्रतिशोध की राजनीति दिखाई है, जिस तरह से सरकार ने बार बार ओछी बदले की भावना से काम किया है, वो आज दुनिया के सामने है। आप जी हजूर सत्ता में बैठे हैं, 365वें दिन आप इसलिए चार्जशीट दायर करते हैं क्योंकि आपके पास न तथ्य है, न साक्ष्य है, न सबूत है। असलियत यह है कि यह पूरा केस सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे कांग्रेस पार्टी बुलंदी से आपसे लड़ेगा। लेकिन हमारी लीडरशिप, हमारा नेतृत्व, हमारे अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे आपकी आंख में आंख डाल के लड़ते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए, मुझे उस कॉन्सिक्वेंस की, उसकी कोई चिंता नहीं है। आपने उनका घर लिया, कोई बात नहीं। आपने उनकी सदस्यता का षड्यंत्र रचा, कोई बात नहीं, वो फिर भी आपसे लड़ रहे हैं।
कहा जाता है। एजेल तो नेशनल हेराल्ड तो छपता ही नहीं है। नेशनल हेराल्ड और नवजीवन हर हफ्ते छपते हैं। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन की तमाम वेबसाइट्स हैं। असलियत एक ये भी है कि तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स उनके ऑपरेट करता है एजेएल। और एक नया जो झूठ बोला गया, वो मैं अंतिम बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगी कि हमारी हिमाचल की सरकार ने नेशनल हेराल्ड को इश्तिहार क्यों दिया। मध्य प्रदेश की आपकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार ने, महाराष्ट्र की आपकी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की आपकी सरकार ने, राजस्थान की आपकी सरकार ने, हरियाणा की आपकी सरकार ने लगातार, मैं क्यों ना पूछूं कि ऑर्गेनाइजर और पंचजनी को इश्तिहार क्यों दिया। और आप में से कुछ लोग, आप नहीं, आपके जो साथी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं, आपकी सैलरी भी सरकार के उन इश्तिहारों से आती है जो आपके चैनल में दिए जाते हैं और आपकी आवाज़ों को दबाया जाता है। तो मुझे लगता है बेईमानी बातें करना एक चीज़ है, झूठ बोलना एक चीज़ है। हर झूठ की कलई खुली है, हर झूठ का कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है सरकार के पास। ये सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति से की हुई एक चार्जशीट है और इसका मुकाबला हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन एक बात इससे साबित हो गई है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार डरती है इस देश का प्रधानमंत्री कायर।